तो सो गाइस नमस्कार, फिर से एक नई शानदार और ख़तरनाक वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम जो है एमसीक्यू टाइप का जितने भी है मतलब क्वेश्चंस है वो देखेंगे। ठीक है, हर एक चैप्टर से अलग अलग करके जितने आने का चांसेस है सबका सब ले लिया। ठीक है, लगभग मतलब बहुत सारा क्वेश्चन है, आप पूरा देखिएगा वीडियो। साथ ही साथ बता दें कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाइए ताकि इसका जो PDF है आपको वहीं मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपने इसका मॉडल क्वेश्चन पेपर यानी साइंस का, विज्ञान का क्लास 10 का मॉडल क्वेश्चन पेपर नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसे भी पूरा कर लीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करेंगे। तो हम लोग ने लिया है, तो ये पहला है भौतिकी से। ठीक है, मतलब फिजिक्स से पहला लिया है, फिर लिए हैं हम लोग केमिस्ट्री से, फिर लिए हैं बायोलॉजी से। ठीक है, तो जितने भी हैं सब मतलब चैप्टर वाइज चैप्टर करते जाएंगे। तो पहला चैप्टर जो प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, इससे जितना क्वेश्चन आने का चांसेस है सब हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, पहला है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में वो जाती है। प्रकाश की जो किरण है वो सीधी रेखा में जाती है। ठीक है, चलिए पहला का हो जाएगा और पहला का ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए अब चलेंगे दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग का बोल रहा है प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो किसका उदाहरण? विद्युत चुम्बकीय तरंग का, विद्युत चुम्बकीय तरंग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अब चलेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर, जो बोल रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निर्वात में है। ठीक है, निर्वात में। चलिए अब चलेंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या क्या होती है? तो वह हमेशा आभासी और सीधा होता है। कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ऑप्शन का, चौथा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब चलते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है एक समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या है। कितना है? तो एक समतल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होता है आर बराबर इन्फिनाइट। ठीक है, आर बराबर इन्फिनाइट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। अब चलेंगे छठा नंबर क्वेश्चन, जो बोल रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो अनंत होती है, अनंत होती है। ठीक है, मतलब बहुत सारे। चलिए ये जो है अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो बोल रहा है एक लड़का समतल दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर लंबवत खड़ा है। ठीक है, लड़के और प्रतिबिंब की बीच की दूरी क्या होगी? तो लंबवत मतलब खड़ा है, सीधा खड़ा है, तो उसका हो जाएगा 200 मीटर। ठीक है, 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। चलिए अगला चलेंगे हम लोग क्वेश्चन, जो बोल रहा है 8 नंबर क्वेश्चन प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। ठीक है, 2 नियम है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। चलिए अगला चलेंगे, जो 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है परावर्तन के नियम लागू होते हैं। कहाँ लागू होते हैं? तो केवल समतल दर्पण में, केवल अवतल दर्पण में, केवल उत्तल दर्पण में, मतलब तीनों जगह होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। सभी परावर्तक पृष्ठों पर ये जो है परावर्तन के नियम वो लागू होते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, जो बोल रहा है गोलीय दर्पण के ज्यामिति केंद्र को क्या कहते हैं? देखिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में घुमा के पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। गोलीय दर्पण के ज्यामिति केंद्र को क्या कहते हैं? तो ध्रुव कहते हैं। ज्यामिति केंद्र को ध्रुव कहते हैं गोलीय दर्पण की। चलिए अगला चलेंगे, जो है ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। आप लोग जरूर से जरूर रिवाइज कर लीजिए। चलिए अगला चलेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आधी होती है। ठीक है, मतलब गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक सही हो जाएगा। ठीक है, अगला चलेंगे, अभिसारक दर्पण है। अभिसारक दर्पण किसे कहते हैं? तो ये उत्तल दर्पण को। ठीक है, इसे अपसारी भी कहते हैं। ठीक है, अपसारी। ठीक है, चलिए अब चलेंगे अगला क्वेश्चन, जो बोल रहा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो r बराबर 2/f है। ठीक है, r बराबर 2/f। ठीक है, r हमारा होगा रेडियस यानी त्रिज्या और f बराबर फोकस दूरी। ठीक है, चलिए अब चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, जो बोल रहा है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? उसकी आधी हो जाएगी। यही सूत्र पर आप लिख के देख लीजिए। ठीक है, जैसे जैसे देखिए 2 है, 2 का ये लिख लीजिएगा और f का मान हम लोग का कितना है? 20, तो ये 20, जैसे ये काट दीजिएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलेंगे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन, जो बोला उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है? तो 32 है, इसका भी आधा हो जाएगा 16, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। ठीक है, 16। ठीक है, आप लोग चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? किस दर्पण की? अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। इस तरीका से क्वेश्चन इस तरीका से भी आ जाएगा कि अवतल दर्पण की दूरी क्या होती है, वहाँ ऑप्शन में दिया रहेगा ऋणात्मक, धनात्मक,
इनमें से कोई नहीं, इसी तरीक़ा से तो आपको ऋणात्मक में टिक मारना है। चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो सी पर बनेगा, ठीक है, सी पर बनेगा। चलिए अगला चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है 19 नंबर क्वेश्चन, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो वस्तु की स्थिति जो है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए अब चलेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, 20वां नंबर जो बोल रहा है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। समवर्त दर्पण है, वो कौन सा दर्पण है, तो देखिए या तो समतल या तो उत्तल, या तो समतल हो सकता है या तो उत्तल हो सकता है, और अवतल नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो बोल रहा है, कौन सा दर्पण आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसीलिए इसका जो यूज है हम लोग जो है करते हैं हजामत बनाने के लिए, ठीक है। चलिए अगला चलेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, जो बोल रहा है, किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, किस दर्पण से, तो अवतल दर्पण से जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बड़ा बनता है, ठीक है। चलिए अब है 23 नंबर क्वेश्चन, जो बोल रहा है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है, तो देखिए एक तो आभासी भी होता है, वास्तविक भी होता है, ठीक है, दोनों प्रकार का होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगला चलेंगे, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, तो सदैव सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा सीधा ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे, जो बोल रहा है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो आभासी और सीधा, ठीक है, आभासी भी होता है सीधा भी होता है, ठीक है, आभासी और सीधा होता है। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है, जब किसी बिंब को किसी अवतल दर्पण के फोकस दूरी ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यह प्रतिबिंब होता है, तो यह कैसा प्रतिबिंब होता है, आभासी और सीधा होता है, ठीक है, उत्तल दर्पण, ठीक है, ये हमेशा मतलब ये आभासी और सीधा होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अगला चलेंगे हम लोग क्वेश्चन, जो बोल रहा है, उस दर्पण का नाम बताइए जो प्रतिबिंब को सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके, वो अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र विस्तृत है, मतलब बड़ी है, तो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, ठीक है। चलिए अगला चलेंगे हम लोग, वाहनों में पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो वो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का, ताकि प्रतिबिंब साफ और छोटा बढ़िया से सीधा दिखाई दे, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, वाहनों की अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण, अग्रदीपों, ठीक है, अग्रदीपों में। अगला चलेंगे हम लोग, जो बोल रहा है, सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, सौर भट्टियां जो होती है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। देखिए अगला हम लोग का जो है क्वेश्चन, जो बोल रहा है, मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, मोटर चालक जो है मतलब जो चलाते हैं उसके सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्या लगा रहता है, उत्तल दर्पण। अगला है, सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल दर्पण। अगला है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, व्यवहार किया जाता है, या तो दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जो लिखिएगा ये अवतल दर्पण ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला चलेंगे हम लोग, दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र क्या है, तो 1/v + 1/u बराबर 1/f। चौथा नंबर का है हम लोग का सही हो जाएगा, यही हम लोग का दर्पण सूत्र। अगला है लेंस सूत्र, तो लेंस सूत्र ये है, लेंस सूत्र क्या है, 1/v - 1/u बराबर 1/a। मतलब ये सब दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, खाली यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ठीक है, और दोनों सेम सेम है, आप लोग ध्यान थोड़ा सा ही रखिएगा, बस इसी में हो जाएगा। अगला है, किस प्रकार का लेंस वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो है वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बना देता है, ठीक है, बनाता है। अगला चलेंगे, जो बोल रहा है, किस प्रकार का लेंस आभासी, सीधा तथा वस्तु के से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल लेंस। अवतल लेंस जो है सो आभासी, सीधा और वस्तु के आकार से छोटा बनाता है, ठीक है, अवतल लेंस। चलिए अब है हम लोग का 39 नंबर क्वेश्चन, जो बोल रहा है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से होता है, तो वस्तु से छोटा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, वस्तु से छोटा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हम लोग का बोल रहा है, अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा, आभासी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का। अब चलेंगे 41 नंबर क्वेश्चन, जो बोल रहा है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस
बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता? तो मिट्टी। देखिए मिट्टी, उसके जगह पर कुछ और भी रह सकता है, मतलब जिस चीज़ से लेंस नहीं बन सकता उसे हम लोग हटा देना है। ठीक है, चलिए अगला चलेंगे 42 नंबर क्वेश्चन, जो बोल रहा है किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखेंगे। ठीक है, फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हो गया। अब अगला क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, जो बोल रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। ठीक है, दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा तो दोनों अवतल ही होगा। ठीक है, दोनों अवतल ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे, जो बोल रहा है किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ाते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? छोटे अक्षर को पढ़ाते समय तो देखिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर उत्तर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का लेना पसंद करेंगे बोल रहा है। ठीक है, चलिए अगला है कि किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार का लेंस उपयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए। ठीक है, अगला है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, किरण के मुड़ने को क्या कहते हैं? तो उसे अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? जब किरण मुड़ जाती है उसे हम लोग अपवर्तन कहते हैं। अगला है स्केल के नियम क्या होता है? तो स्केल का नियम क्या होता है आप लोग देख लीजिए। तो ये है हम लोग का U बराबर साइन A बटा साइन R। ठीक है, ये हम लोग का ऑप्शन नंबर ये है, ए है जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला चलेंगे, जो बोल रहा है पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल के मुड़े होने की घटना परिणाम है तो प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो पेंसिल पानी में डूबी है वो मुड़े होने का लगता है, मुड़ा हुआ लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे, लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी F में क्या संबंध है? तो देखिए P बराबर 1/F, P बराबर 1/F इसका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंस की क्षमता का है सही मात्रक। तो ये आप लोग बार बार रिवाइज करते आ रहे हैं, ये आप लोग का होगा डायप्टर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला है निम्न में से किसका मात्रक डायप्टर है? तो इसका लेंस की क्षमता का मात्रक जो है डायप्टर है। ठीक है, इस तरीके से भी पूछ सकता है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर है। चलिए अब चलेंगे हम लोग जो अगला चैप्टर से, जो बोला मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, तो यह मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है? तो उत्तल लेंस रहता है। ठीक है, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो आइरिस कहते हैं। आँख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 आप लोग ध्यान से देखते रहिए। अगला है निम्न में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो आइरिस जो है नेत्र का रंगीन भाग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है, जो बोल रहा है मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकासित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? तो निकट दृष्टि के कारण ऐसा हो पाता है। ठीक है, निकट दृष्टि हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला चलेंगे, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो क्या है? तो दृष्टि पटल पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। यहाँ आप लोग का अगर दृष्टि पटल की जगह रेटिना भी रहे तो दोनों एक ही है, रेटिना या दृष्टि पटल। ठीक है, इस तरीके से रेटिना भी रह सकता है तो आपको रेटिना ही देना है। ठीक है, अगर दृष्टि पटल रहे तो ठीक है। चलिए अगला चलेंगे, जो बोल रहा है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अलगता दूरी होती है लगभग 25 सेंटीमीटर, लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, चलिए अगला है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पश्चिमाभि द्वारा। किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? अभिनेत्र लेंस के, तो पश्चिमाभि द्वारा किया जाता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, जो बोल रहा है नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र के द्वारा मतलब आँख के द्वारा जो हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। ठीक है, अब चलेंगे मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितनी दूरी पर होता है? तो अनंत पर होता है। दूर बिंदु पूछ रहा है तो अनंत पर, और निकट बिंदु पूछता है तो आप लोग का 25 सेंटीमीटर होता है, 25 मीटर होता है। ठीक है, सॉरी, तो ये हम लोग का है अनंत तक। ठीक है, चलिए अगला चलेंगे, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है? तो नेत्र में प्रवेश करने वाली जो भी प्रकाश है गंदगी को वो पुतली रोक लेता है। ठीक है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। चलिए अगला हम लोग का क्वेश्चन जो बोल रहा है, जब हम सामान्य नेत्र से किसी बिंब की दूरी में वृद्धि करते हैं तो अभिनेत्र लेंस की प्रतिबिंब दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये आप जूम करके कर लीजिए। ठीक है, अगला है हम लोग का निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? उत्तल लेंस। देखिए निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से दूर किया जाता है।
दूर दृष्टि दोष या तो दीर्घ दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से दूर किया जाता है, ठीक है। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। अगला है जरा दृष्टि दोष, तो इसके लिए बायोफोकल लेंस या द्विफॉक्सी लेंस इसी तरीक़ा से आप लोग का रहेगा, ठीक है। चलिए, तो बायोफोकल लेंस है ये, आप लोग इससे हम लोग का जो है जरा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। जरा दृष्टि दोष में आता है दोनों तरह का, मतलब ये मतलब उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों मिला के बनाया जाता है, ठीक है, बायोफोकल लेंस। चलिए, अगला है रात में तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। कैसे? अपवर्तन, परावर्तन नहीं, अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। अगला है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका प्रतीत होती है तो चपटी हुई प्रतीत होती। चपटी हुई, कैसी? चपटी हुई। चलिए, अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ, तो जो है हम लोग आ चुके हैं रासायनिक विज्ञान में, मतलब केमिस्ट्री में, ठीक है। चलिए, ये हम लोग का है रासायनिक विज्ञान, तो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। चलिए, हम देखते हैं इसका क्वेश्चन। तो बोल रहा है Fe2O3 प्लस 2Al, फिर इसको बना दिया Al2O3 प्लस 2Fe। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया? तो विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया वो होती है जिसमें अभिक्रिया टूटती है, मतलब टूटती है एक, मतलब एक अभिक्रिया के मतलब एक मतलब अभिकारक के स्थान को हटा के अपने खुद उस जगह पर ले लेती है, उसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोराइड अम्ल डालने से क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस एवं आयन क्लोराइड बनाता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस और आयन क्लोराइड बनाता है। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, इसमें जो है कौन सा कथन असत्य है, तो ये हो जाएगा हम लोग का जो आंसर है किसका, तीसरा का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कैसे? पहला और दूसरा। देखिए, शीशा अपचयित हो रहा है और कार्बन हाइड्रोक्साइड उपचयित हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला चलेंगे BaCl2 प्लस Na2SO4, तो BaSO4 2NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो द्विविस्थापन। तो दो अभिकारक इसमें विस्थापित हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, ठीक है, द्विविस्थापन। अगला अभिक्रिया CaO प्लस H2O, फिर टूट के जो बना है CaOH का स्क्वायर OH2, ठीक है। किस प्रकार की अभिक्रिया? तो ये संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन, ये दोनों जुड़ गया है, ठीक है, टूटा नहीं है, सॉरी, ये जुड़ गया, ठीक है। ये दोनों था, ये दोनों जुड़ के जो बना है CaOH का 2, ठीक है। चलिए, अगला चलेंगे समीकरण CaO3 प्लस COO प्लस O2, तो यह वियोजन, वो संयोजन था मतलब जुड़ रहा था, ये टूट रहा है मतलब वियोजन अभिक्रिया है। अगला चलेंगे जो बोल रहा है अभिक्रिया Fe प्लस CuSO4, फिर इसको FeSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन है जो Cu है, देखिए Su है वो इसको हटा के यहाँ अपना जगह ले लिया और Cu साइड में चल गया, ठीक है। चलिए, अगला चलेंगे जो 8वां नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है 2H2 प्लस O2, तो ये है 2H2O किस प्रकार की अभिक्रिया? ये संयोजन है, जुड़ रहा है, ठीक है। अब चलेंगे अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी, क्योंकि हम लोग श्वास लेने से ऊष्मा निकलता है, ठीक है। साग सब्जियां को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी ये भी है, ठीक है, ऊष्माक्षेपी है। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया के द्वारा होता है? अपचयन अभिक्रिया के द्वारा। उपचयन, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है, उपचयन। अगला चलते हैं जो बोल रहा है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अवशेष प्राप्त होता है? तो सफेद रंग का। किसका? सफेद रंग का। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, बोल रहा है अभिक्रिया ZnO प्लस C, ठीक है। तो ये ZnCO में किसका अपचयन हो रहा है? तो ये हम लोग का हो रहा है C का, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला चलेंगे, अगला अभिक्रिया बोला है अभिक्रिया CEO प्लस H2, ठीक है, CuH2O में किसका उपचयन हो रहा है? ठीक है, उपचयन, तो ये H2 का उपचयन हो रहा है, ठीक है, उपचयन हो रहा है। इनमें कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? तो ZnSO4 प्लस Cu, ये जो है ये अभिक्रिया नहीं होगी, ऑप्शन नंबर 4। निम्न में कौन उपचायक है? तो कौन उपचायक है? H2S, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट। अगला चलेंगे दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? CaOH2, ठीक है।
अगला है निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। NO2 और O2 जो है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। चिप्स की थैली में कौन सा गैस भरा होता है? तो नाइट्रोजन गैस भरा होता है, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ यहाँ रिवाइजिंग हो रहा है। पहला है काली चूर्ण CaO पर जब जल डाला जाता है तब कैसी अभिक्रिया होती है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, वहां से हमें ऊष्मा निकलता है, ठीक है। अगला है जब मैग्नीशियम फीते को गर्म किया जाता है तो वायु में चलकर क्या बनता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ऑक्सीजन में मिलके ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए अगला चलते हैं हम लोग। अगला चैप्टर है हम लोग का अम्ल क्षारक एवं लवण, ठीक है। अम्ल क्षारक एवं लवण चैप्टर से हम लोगों ने लिया है जो है। तो देखिए हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है जो बोल रहा है एक प्राकृतिक सूचक है। तो प्राकृतिक सूचक क्या है? लिटमस पत्र या लिटमस जो है ये हम लोग का एक प्राकृतिक सूचक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला चलेंगे परबल अम्ल है। परबल अम्ल है आप लोग को ऑप्शन दिया है तो HCl मतलब हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। जो ये है परबल अम्ल है, ठीक है। परबल मतलब मजबूत। दूसरा निम्न में कौन दुर्लभ अम्ल है? तो CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड। चलिए अगला चलेंगे। चूना जल का रासायनिक सूत्र है। चूना जल है CaOH का ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट 2, ठीक है। CaOH का ब्रैकेट 2 ये जो है ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का बिल्कुल सही है। अगला चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ जो बोल रहा है ग्लूकोज का आयनिक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का आयनिक सूत्र क्या है? C6H12O6, ठीक है, C6H12O6 यह है आयनिक सूत्र। अब बोला चीनी का रासायनिक सूत्र, तो चीनी का देखिए C12H20O11 मतलब देखिए आप लोग जो है ना, आप लोग ये ध्यान रखिए चीनी का क्या है C12H22 मतलब 22O11, ठीक है। चलिए अगला है कॉपर सल्फेट जिसे हम लोग नीला थोथा भी कहते हैं, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O, ठीक है। चलिए अगला चलेंगे बेकिंग सोडा निम्न में से किसका मिश्रण होता है? तो बेकिंग सोडा जो है हम लोग का वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल का। किसका? सोडियम हाइड्रोजन का, कार्बोनेट का और टैट्रिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला चलते हैं हम लोग जो बोल रहा है कपड़े के विरंजन के लिए उपयुक्त है तो विरंजक चूर्ण, उससे हम लोग कपड़े को विरंजन करते हैं, ठीक है, मतलब। चलिए अगला है हम लोग बेकिंग सोडा एवं टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण कहलाता है। बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण को हम लोग बेकिंग पाउडर कहते हैं, बेकिंग पाउडर। अगला है शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डी के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? तो पेरिस ऑफ प्लास्टर या तो पेरिस प्लास्टर, ठीक है। आप लोग जो भी है वो है पेरिस प्लास्टर, ठीक है, पेरिस प्लास्टर ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला चलेंगे जो बोल रहा है कठोर जल को मित्र करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट डेहाइड्रेट का किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट डेहाइड्रेट मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अगला है जो बोलिए उस पदार्थ का नाम बताएं जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो वो कौन सा अभिक्रिया है? तो वो है चूना जल जो है CaOH का 2, ठीक है, CaOH ब्रैकेट 2 इसका रासायनिक सूत्र है, ठीक है, इसका चूना जल। अगला है कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है उसका pH मान क्या होगा? तो उसका जो pH मान होगा मतलब तो हो जाएगा 11 10 दोनों होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है। अगला है किसी विलयन का pH मान 5 है तो वो वह क्या है? तो वो अम्ल है, ठीक है, 5 है तो अम्ल है, 7 तक अम्ल है, ठीक है, उसके आगे 4 है, ठीक है। अगर है निम्न में pH का मान कौन सी क्षारक विलयन का मान देती है? तो वो 13 या 14 जो आप लोग का है, ठीक है, 13, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ही सबका सही है। अगला है अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है? तो 7 से कम जितने भी है वो अम्लीय विलयन का मान है। यही है क्षारीय विलयन का उदासीन का pH मान कितना होता है? तो ना ही उसका 7 से कम होता है ना ही उसका 7 से ज़्यादा होता है, तो कितना होता है? 7 ही होता है, बराबर 7 ही जिसका है उसका उदासीन विलयन वो होगा, ठीक है। चलिए अगला चलेंगे क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है, 7 से कम अम्लीय, 7 से ज़्यादा क्षारीय और 7 उदासीन, ठीक है। अगला है सोडा अम्ल अग्निशामक में NaHCO3 के जलीय विलयन के साथ कौन सा अम्ल मिश्रित होता है? तो H2SO4, ठीक है, H2SO4 होता है, ठीक है। चलिए अगला है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है।
अगला दिया गया है, नीचे दिए गए किस प्राकृतिक स्रोत में ऑक्सैलिक अम्ल होता है? तो टमाटर में हम लोग का जो है ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, किसमें? टमाटर में, ठीक है। अगला देखेंगे, नेटल का डंक में कौन सा अम्ल होता है? नेटल का डंक में, ठीक है। देखिए ये जो है मेथेनॉइल जो अम्ल है वो नेटल के डंक में पाया जाता है। नेटल के डंक में मेथेनॉइल अम्ल होता है। अगला है, संतरा में कौन सा अम्ल होता है? तो संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला है, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत सिरका है, ठीक है, सिरका। अगला है, टार्ट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत? तो इमली है। क्या है? इमली। चलिए फिर चलेंगे हम लोग, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत तो वो हम लोग का संतरा है। क्या है? संतरा, ठीक है। यदि किसी विलयन के पीएच का मान 7 हो तो वह होगा, वह उदासीन होगा। 7 से अधिक हो तो वह होगा क्षारीय होगा। 7 से कम हो वह अम्लीय होगा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है 7 हो तो वो उदासीन होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दांत का कठोरतम भाग क्या होता है? इनेमेल, उसे इनेमेल कहते हैं, ठीक है, दांत का कठोरतम भाग को। अगला है, दंत क्षय का क्या कारण है? तो उसका कारण है बैक्टीरियल संक्रमण, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। अगला है, सोडियम कार्बोनेट तो वो कैसा? वो क्षारक है। वो क्या है? क्षारक है। सोडियम कार्बोनेट जो है वो क्षारक है। निम्न में कौन लवण है? तो लवण K2SO4, K2SO4 जो है वो लवण है। चलिए अब चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ, जो हम लोग आ चुके हैं अब जीव विज्ञान में। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में, ठीक है। तो क्लास 10th का हम लोग कर रहे हैं, तो ये आप लोग को पता ही है। चलिए हम लोग चलते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल है, हाइड्रोक्लोरोफिल है, सूर्य के प्रकाश, मतलब उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। दूसरा क्वेश्चन हम लोग चलिए देखते हैं, जो बोल रहा है, विषम पोषी जीव अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर आश्रित होते हैं? तो हरे स्वपोषी पौधे पर जो है वो आश्रित होते हैं, ठीक है, हरे भरे पौधे पर आश्रित होते हैं। चलिए अगला है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालती है, तो क्या निकालती है? CO2 से निकलती है। देखिए बहुत जगह CO2 से निकलती है, ठीक है। चलिए अगला है, चौथा नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ग्लूकोज होता है, ठीक है, अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज। चलिए अगला हम लोग देखेंगे, तो निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है ही नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, रंध्रों का खुलना या बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश संश्लेषण पर वह निर्भर करता है, रंध्रों का बंद होना और खुलना। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो देखिए मैग्नीशियम इससे पहले भी वीडियो में हम लोगों ने कई बार किया, तो ये क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। अगला है, एक पादप परजीवी है, तो एक पादप परजीवी को हम लोग क्या कहते हैं? जो है अमरबेल, ठीक है, अमरबेल, अमरबेल। ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला है, निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो कसकुटा, कसकुटा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो पादप परजीवी का उदाहरण है, ठीक है। चलिए अगला, भोजन के पाचन के समय हमारे अमाशय में उत्पन्न होने वाला अम्ल है, तो जो भोजन को पचाने में जो अम्ल का काम अम्ल होता है वो है कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोराइड अम्ल। क्या है? हाइड्रोक्लोराइड अम्ल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, मनुष्य के वीर्य एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से या तो उत्सर्जन से, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। अगला है, मानव वीर्य किस प्रणाली का हिस्सा है? इसमें भी सेम है, उत्सर्जन तंत्र या तो उत्सर्जन लिखा हो, उसमें आपको टिक मारना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जो बोल रहा है, वीर्य की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वो नेफ्रॉन, नेफ्रॉन जो है वीर्य की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अगला चलेंगे, जो बोल रहा है, ये कण रक्त का थक्का बनाने में सहायक करती है, मतलब कहीं कटने पर जो रक्त का थक्का बना के उसे रोकती है, तो वो प्लेटलेट्स या पार्टिकानो, ठीक है। तो मतलब प्लेटलेट्स ही एक ही चीज भी है तो आपको वही मार देना है, तो हो सकता है पार्टिकानो आपको लिख के दे दे तो उसी में आपको टिक मार देना है। अगला है, मनुष्य एवं अन्य मांसाहारी जीव निम्न में से किसका पाचन नहीं कर पाते? तो सेल्यूलोज का पाचन जो है वो नहीं कर पाते मांसाहारी जीव, ठीक है। अगला है, मनुष्य के मुख में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3 जोड़े मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियां पाई जाती है। अगला है, देखते हैं, तो पादप में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो पादप में भोजन का स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है फ्लोएम के द्वारा, फ्लोएम, ऑप्शन नंबर 2। अगला जो देखिए चलते हैं, अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है अमाशय में, एंजाइम बोल रहा है, ठीक है। देखिए अगला है, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है, तो श्वसन के
अध्ययन के लिए उपयोग करने जाने वाले बीज को हम लोग अंकुरित बीज कहते हैं। अंकुरित बीज ही किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है, पाइरूवेट के विखंडन को यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। तो कोशिका धर्म में यह क्रिया सब होती है, ठीक है। कोशिका धर्म में ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो श्वसन के दौरान जो हम लोग की गैस निकलती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे, देखिए हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकालते हैं, ठीक है। चलिए अगला है जो बोल रहा है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो 3.5 किलो जूल मोल, ठीक है। 3.5 किलो जूल मोल मतलब 30.5 किलो जूल मोल, ठीक है। अगला है, पौधे में श्वसन कैसे होता है। तो अस्टोमेटा के द्वारा पौधे में श्वसन होता है, अस्टोमेटा के द्वारा। इनमें से कहाँ गैसीय आदान प्रदान होता है। तो वायु प्रकोष्ठ में गैसीय आदान प्रदान होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे हम लोग, जो बोल रहा है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। वो किसके द्वारा, नीले द्वारा। नीले द्वारा हृदय से पूरे शरीर में रक्त को पंप किया जाता है, भेजा जाता है। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कोष्ठक की क्या संख्या, कितनी संख्या। तो 2 संख्या है, ठीक है। मतलब 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। देखिए मानव शरीर में कितने कोष्ठक होते हैं। तो 4, ठीक है। मछली में 2, मानव शरीर में 4 कोष्ठक होते हैं, ध्यान रखिएगा। मानव हृदय में कितने अलिंद तथा कितने नीले होते हैं। तो 2 अलिंद और 2 नीले होते हैं, एक बाया अलिंद और एक दाया अलिंद, दाया नीले बाया नीले, ठीक है। चलिए अगला है, मानव हृदय का औसत प्रफुल्लन दाब है लगभग कितना है। तो 120 mmHg, ठीक है। हर Hg हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, जो बोल रहा है, पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेवार है। तो पानी के लिए जाइलम जिम्मेवार है, ठीक है। अगला है जो बोल रहा है, पौधे में वाष्पो उत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पत्ता में जो है वाष्पो उत्सर्जन होता है पौधे में, ठीक है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है, पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं वाष्पो उत्सर्जन से। वाष्पो उत्सर्जन से जो है ज़्यादा जल से छुटकारा पाते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो बोल रहा है, पादप में जाइलम उत्तरदायित्व है जल के वाहन के लिए। जल के वाहन के लिए जो पादप है वो उत्तरदायित्व, ठीक है। जाइलम जो है वो उत्तरदायित्व। चलिए अब ये हम लोग का जो है चैप्टर नंबर 8 जो बोल रहा है, जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है, बायोलॉजी का है। इसका देखिए हम लोग चलते हैं। तो बोल रहा है, किसकी प्रकृति का बनना जनन की मूल घटना है। तो डीएनए की। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जब डीएनए की नई प्रकृति कोशिकीय संगठन के साथ संयोजित नहीं हो पाती है तब क्या होता है। तो कोशिका मर जाती है। तो कोशिका मर जाती है। अगला है, अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। तो डीएनए अणुओं में होता है, ठीक है। डीएनए अणुओं में, ठीक है। अगला देखेंगे, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। तो मुकुलन द्वारा जो है हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है तो ईस्ट में होता है, ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन करिए, जो बोल रहा है, ईस्ट कोशिका किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करती है। तो मुकुलन द्वारा करती है। किस विधि द्वारा, मुकुलन विधि द्वारा करती है अलैंगिक जनन। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो बोल रहा है, एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है। बहुखंडन के द्वारा प्लाज्मोडियम में जो है जनन होता है। अगला देखेंगे हम लोग, जो बोल रहा है, स्पाइरोगैरा में प्रजनन किस विधि से होता है। तो खंडन विधि से जो है स्पाइरोगैरा में जनन होता है, प्रजनन होता है। चलिए अगला देखेंगे, जनन की किस विधि द्वारा समान गुणों वाले जीवों की विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है। कायिक प्रबंधक विधि द्वारा रखा जा सकता है कायम, ठीक है। अगला है, बायोफिल्म किस भाग द्वारा जनन करता है। तो पत्ती द्वारा जनन करता है। किसके द्वारा, पत्ता द्वारा, ठीक है। अगला देखें, बीजों को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है क्योंकि ये नए पादपों को जन्म देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, तो जो बोला पुंसेकर में होता है तो परागकण होता है। पुंसेकर में क्या होता है, परागकण। अगला है, पुष्प की बाहरी भाग को क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज कहते हैं पुष्प की बाहरी भाग को, मतलब पुष्प मतलब फूल की बाहरी भाग को, ठीक है। परागकोश में होता है तो क्या होता है, परागकोश में परागकण होता है। उड़हुल किस प्रकार का फूल है। उड़हुल है द्विलिंगी फूल, मतलब 2 लिंग वाला, ठीक है, द्विलिंगी।
चलिए अगला देखेंगे जो बोल रहा है पौधे में किस जनन का अंग बीजांड में पाया जाता है, तो अंडाशय, अंडाशय में, ठीक है, अंडाशय में। अगला है तो देखेंगे हम लोग फ्रेम्बी नामक संरचना कहाँ पाई जाती है। फ्रेम्बी नामक जो संरचना है वो हम लोग का अंडाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में फ्रेम्बी नामक पाई जाती है। चलिए अगला देखें, परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है फल, फल, ठीक है, फल हो। ऑप्शन नंबर 4 इसका है। अगला देखेंगे मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो इसमें शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका है जो मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। चलिए अगला देखेंगे मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है, तो 270 दिन होती है। कितना होती है? 270 दिन। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला चलते हैं जो बोल रहा है जनन संरचित रोग है, तो कौन है? सिफिलिस, एड्स, गेंगोनीरिया, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इनमें सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जो बोला मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है, तो फैलोपियन नली में होता है, फैलोपियन नली में निषेचन होता है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, तो देखिए हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग का बोल रहा है कि एलिंगी पुष्प का उदाहरण है। एलिंगी पुष्प मतलब एक लिंग द्वारा जो पुष्प पैदा होता है वो तो पपीता, पपीता होगा, ठीक है, पपीता। चलिए अगला चलेंगे हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है जो चलते हैं जो अगला चैप्टर से बोल रहा है ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत, ठीक है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। दूसरा देखेंगे नवनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा, जो कभी खत्म नहीं होने वाला सौर ऊर्जा नवनीकरणीय होता है, जिसे तुरंत उपयोग में लाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन नवनीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? बायोमास संयंत्र, बायोमास संयंत्र, ठीक है। चलिए निम्न में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, तो ये है नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। भारत में बायोगैस किस नाम से प्रचलित है, तो गोबर गैस के नाम से बायोगैस प्रचलित है, ठीक है, भारत में। चलिए सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का, सिलिकॉन का सौर सेल में उपयोग होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो बोल रहा है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा से को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, तो नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे जो बोल रहा है सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है, तो अवतल दर्पण जो है सौर कुकर के लिए सर्वाधिक मतलब उपयुक्त माना जाता है। चलिए अगला देखेंगे सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, तो सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। और सौर ऊर्जा कुकर है तो सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। देखिए कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के उपयुक्त नहीं होता? नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखेंगे हम लोग जो बोल रहा है सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण। ऊपर वाला ही क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया आपसे, ठीक है। पवन में किस प्रकार का ऊर्जा होती है, तो गतिज ऊर्जा जो होता है पवन में गतिज ऊर्जा होती है, जिससे वो घूमते रहता है। अगला है बहते जल में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो वो भी गतिज ऊर्जा, गति कर रहा है ना, गतिज ऊर्जा, ठीक है। आप लोग अनुमान से ही पता चल जाता है, ठीक है। चलिए ऐसा है बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो CH4, CH4 जो है वो बायोगैस का मुख्य घटक है। चलिए देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है प्रकृति में पृथ्वी पर सूर्य का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य का मुख्य स्रोत है सूर्य, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। सूर्य जो है उससे हम लोग कौन सा ऊर्जा प्राप्त करते हैं? सौर ऊर्जा, ठीक है। अगला देखेंगे जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बोल रहा है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम क्या होनी चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, तो चलिए अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन जो बोला निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता, नहीं किया जाता, तो CNG का उपयोग नहीं किया जाता। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो वाहन चलाने के लिए और भी कई कार्यों में, लेकिन इनका उपयोग तो खाना बनाने के लिए नहीं किया जाता, ठीक है। सौर पैनल में किस धातु का उपयोग होता है, तो चांदी का उपयोग सौर पैनल में होता है। सौर पैनल यानी सोलर ऊर्जा का लिए जो पैनल है, ठीक है। निम्न में कौन सा देश को पवनों का देश कहा जाता है, तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। वहाँ हवाएं ज़्यादा है, वहाँ पवन ऊर्जा की ज़्यादा होती है, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या है, तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम आवश्यक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यूरेनियम। चलिए अगला देखेंगे हम लोग जो बोल रहा है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होता है, तो देखिए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन द्वारा जो है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया प्रेरित होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3।
देखिए हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन किया है, तो देखिए हम लोगों ने यहीं तक हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो ये जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आप पूरा से पूरा कर लीजिएगा, साथ ही साथ मॉडल क्वेश्चन पेपर का लिंक कर लीजिएगा सॉल्यूशन, जो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसका PDF हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ जाके जुड़ जाइए। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए